मुझे पलंग से नीचे गिरा दिया। मतलब भगवान का शुक्र था कि मैं पीठ के बल गिरी, पेट के बल नहीं गिरी, वरना मेरी जो बड़ी बेटी है राधिका, वो शायद इस दुनिया में नहीं होती। मैं ब्रिजेश की वाइफ बोल रही हूँ विदिशा से। तो वो बोलता है कि आप ब्रिजेश की वाइफ विदिशा से? चले, ब्रिजेश की वाइफ तो माधवी पटेल है। इतना सुन के मैं शॉक्ड हो गई। मेरी बेटी की आईडी बनाना, इवन फोन साइट पे मेरा नंबर डालना, इतने गंदे गंदे लोगों के कॉल्स आते थे मेरे पास। माँ, मैं अपने फादर का अंतिम संस्कार करूंगी। नाम मेरा मंजू सोनी है, रहने वाले हम विदिशा के हैं। काम मेरा चित्रकारी है और इसी में ही मैंने अपनी पहचान बना डाली है। अब लोग मुझे ब्लड आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं और यही पहचान मैंने देश विदेश में बना डाली है। माना कि जिंदगी में बहुत संघर्ष है, पर इसी में खुश रहने की आदत हमने बना डाली है। मैं विदिशा मध्य प्रदेश से मंजू सोनी बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अभी मुझे पूरा इंडिया ब्लड आर्टिस्ट के नाम से जानता है। वो क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर द कश्मीर फाइल का कवर पिक मैंने अपने खुद के ब्लड से बनाया था, जो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हुआ और खुद विवेक अग्निहोत्री जी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो उससे मुझे काफ़ी फेम मिल गया। मेरी माँ ने पहचाना कि इस लड़की में कुछ हुनर है और इसको कुछ आगे बढ़ाना है हमको। लेकिन क्या करें, मम्मी इतना कुछ नहीं कर पाए। बस जो उनसे हो सकता था, मेरे को थोड़े से कलर्स वगैरह ला के देना, मतलब घर में, क्योंकि काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे। 15 साल की उम्र में मैंने क्लास लेना चालू कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ने लगे विदिशा के और काफ़ी नाम मिला मुझे विदिशा में। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अच्छा खासा नाम हो गया था मेरा विदिशा में। लेकिन क्या करें, उम्र ऐसी थी, हमको प्यार हो गया, वो भी एक ऐसे लड़के से जो मेरे से उम्र में 2 साल छोटा था। घर वालों ने काफ़ी मना किया, लेकिन हमने अपनी ही चलाई। पेरेंट्स ने काफ़ी समझाया हमको। इवन मेरे फादर ने तो इतना भी बोला कि जहाँ बेटा हम आपकी शादी कर रहे हैं, वहाँ आप फूलों पे रहोगी, और जहाँ आप जिद कर रहे हो वहाँ आपको ज़िंदगी भर कांटे मिलेंगे। लेकिन नहीं आया समझ में। कर ली शादी हुई। पहली ही रात में हमको समझ में आ गया कि हमने क्या गलती कर ली। हुआ ये दोस्तों कि जब पहली रात होती है किसी भी लड़की की, तो उसके बहुत सपने होते हैं। जब मेरे हस्बैंड रूम में आए तो वो फुल ड्रिंक में थे, जिन्हें मैंने कभी भी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा था। जब हम लोग का अफेयर चला, जब वो फुल ड्रिंक में आए, वो अपने होश में ही नहीं थे, तो मैं बहुत घबरा गई। इवन जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा, इतना फिजिकल टॉर्चर किया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। मैंने सिर्फ मना ही तो किया था। ठीक है, सुबह हुई, जब मैंने उससे बोला कि ये क्या किया तुमने, एक लड़की के कितने सपने होते हैं, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मेरे हस्बैंड कुछ अर्निंग नहीं करते थे और मेरा काफ़ी अच्छा नाम था, और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ये शर्त लगाई थी कि आप इस लड़की को पटा कर दिखाओ। एक शुद्ध भाषा में आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी नाम था मेरा विदिशा में। और उन्होंने ये बात बाद में एक्सेप्ट करी कि मुझे आपसे कोई प्यार नहीं था, मैंने सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब शादी की थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात करना मना कर दिया था। मेरा भाई भी मुझसे बात नहीं करता था। घर के कोई लोग ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपनी चलाई थी और पेरेंट्स को मालूम था कि इसने जो किया है वो बहुत गलत किया है, और मुझे भी समझ में आ गया था। लेकिन यू टर्न नहीं था। बहुत हद तक ऐसा लगने लगा कि अब मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। 3 साल हुए थे शादी को। मेरी बड़ी बेटी
राधिका के टाइम आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब फुल टाइम चल रहा था मेरे हस्बैंड ने मुझे पलंग से नीचे गिरा दिया। मतलब भगवान का शुक्र था कि मैं पीठ के बल गिरी, पेट के बल नहीं गिरी, वरना मेरी जो बड़ी बेटी है राधिका, वो शायद इस दुनिया में नहीं होती। मतलब मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता था कि वो इंसान मुझे मारता क्यों है। काफ़ी बाद में जब पता चला कि उनका ईगो हर्ट होता था, कि लोग मुझे पूछते थे और उन्हें नहीं पूछते थे। और ये बातें मैंने कभी दुनिया को पता नहीं चलने दी। क्यों नहीं पता चलने दी? क्योंकि मेरा एक नाम था। मैं इतना पिटती थी लेकिन दूसरों के सामने मैं खुश रहती थी कि दूसरों को ये पता न चले कि अरे ये मैडम का इतना नाम है विदिशा में और इनके साथ इनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं। खैर टाइम निकलता गया, 6 साल हो गए। 6 साल के बाद जब राधिका 3 साल की हो गई, एक रात में बहुत हद हो गई थी। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, एक ही बहन है मतलब मेरे हस्बैंड की, इन लोगों ने काफ़ी टॉर्चर किया मुझे और मैं अपनी बेटी को लेके घर से निकल गई। मुझे भी नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं रेलवे ट्रैक की तरफ भागती जा रही थी। कहते हैं ना, भगवान ने जिंदगी दी थी, बच्ची को भी दी थी और मेरे को भी दी थी। तो एक पहचान वाले मिल गए, उन्होंने मेरे को देख लिया। रात के 12 बजे की बात है ये, और मुझे रेलवे ट्रैक की तरफ से खींचा और मुझे मेरे मायके छोड़ के आए, क्योंकि मायका और ससुराल सेम प्लेस पे थे। रात को उन्होंने छोड़ा, रिंग बजा दी। ऊपर से भाभी देखती, कहती दीदी नीचे खड़ी है माँ। जब मैं ऊपर गई तो मैंने बच्ची को अपनी माँ की गोद में दिया और उनके गोदी में सर रख के इतना रोई, और सारी बातें जो मेरे साथ इतने सालों में घटित हुई थी मैंने सब कुछ बता दिया। हस्बैंड दूसरे दिन आते हैं, मेरे मदर फादर से माफ़ी मांगते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं करूँगा। तो मेरे भाई ने रिपोर्ट भी किया, काउंसलिंग हुई हम लोगों की। तो काउंसलिंग में उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आपकी बेटी को परेशान नहीं करूँगा। फिर से मुझे लेके चले गए। मैंने एक बार फिर उन पर विश्वास कर लिया। मैं जाऊँगी कहाँ? यदि आज मैं डाइवोर्स भी लेती हूँ तो वो टैग लग जाएगा, क्योंकि छोटी सिटी है। सभी लोग जानते हैं कि एक औरत जो डाइवोर्स ही होती है उसका मतलब, छोटी जगह बड़ी सिटी का मुझे नहीं मालूम कि समाज में और लोगों के सामने उसकी क्या इज्जत होगी। तो सब कुछ सहती रही। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना परेशान किया था, क्योंकि मैं विदिशा से भोपाल अप डाउन करती थी, और जब मैं लौट के आती थी तो मैं क्लासेस भी लेती थी, शाम को लौटती थी। साथ में मेरा खुद का मैंने पार्लर भी डाला था, क्योंकि अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि हस्बैंड तो कुछ करते नहीं थे। तो हस्बैंड का इतना ईगो हर्ट होता था, और वो क्या करते थे, जब मैं एग्ज़ाम देने के टाइम आता था ना, तो लाइट्स बंद कर देना, मेरे को पढ़ने नहीं देना, मेरे को इतना डिस्टर्ब करना कि जब मेरे थ्योरी पेपर होते थे कि ताकि मैं पास ना हो पाऊँ, मैं उस चीज़ में निकल ना पाऊँ। लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा मास्टर्स हुआ, रिजल्ट आया मेरा, और जब पता चला कि मैंने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया है, तो मेरे मदर फादर का सर इतना ऊंचा हो गया। जिनका सर मैंने नीचा कर दिया था लव मैरिज करके, आज वही फादर मेरे पे गर्व महसूस कर रहे थे कि बेटी ने कर दिखाया 2 साल की मेहनत से। और तुरंत ही मेरा जॉब भी लग गया था एज ए फाइन आर्ट टीचर। मैंने 8 साल जॉब किया। फिर मुझे लगा कि शायद अब अच्छा होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि क्लासेस तो मैं लेती थी, इंस्टीट्यूट तो था ही मेरा, साथ में जॉब भी चलने लगी। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पे छोटे छोटे रूम थे, तो मैंने के ऊपर का फ्लोर बनवा लेते हैं ताकि सब आसानी से रह पाएंगे। लेकिन गलती मेरे से इतनी हो गई कि वो मकान जो था मेरा, वो मेरी मदर इन लॉ के नाम था, और उसमें पैसा मैंने 10 लाख रुपए उसमें लगाया और वो फ्लोर बनवा ली। लेकिन जैसे ही मकान बना, वो मेरे ससुराल वालों की नीयत बदल गई, और इस बीच मैं प्रेग्नेंट भी हो गई दोबारा। मेरी छोटी बेटी मिष्टी जिसका नाम है, मैंने कोशिश भी किया कि मैं अबॉर्ट करा दूं, लेकिन दोनों के बीच में 7.5 साल का अंतर था। तो मैंने सोचा कि जो है चलो ठीक है, भगवान की उपहार है, उसको एक तरीके से स्वीकार करके चलो, क्योंकि एबॉर्शन कराऊंगी तो शायद मुझे ही पाप लगेगा। जैसे ही उन लोगों का जब मकान बनने के बाद नीयत बदला और उन्होंने मेरे को वहाँ से निकालना स्टार्ट किया,
कि तुम निकलो यहाँ से। तो मैं यही बोलने लगी कि मैं क्यों निकलूं, मैंने ऊपर का पोर्शन बनवाया है, या तो आप लोग मेरे पैसे वापस करो या फिर मुझे मतलब अलग कर दो यहाँ से पैसा दे के। मैं भी वहीं बनी रही और बहुत इतने अप डाउन्स आए कि मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर ली मेरे रहते हुए। तो ये एक औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यही लगता था कि मुझ में क्या कमी है, सब चीज़ें और इनकी सारी बैड हैबिट्स भी मैं एक्सेप्ट करके बैठी हुई हूँ, तो भी इन्होंने दूसरी शादी क्यों की। लेकिन फिर मेरे मदर फादर को पता चला तो उनका रिपोर्ट कर दिया और केस चला और मैंने भी फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं अलग होंगी। 14 साल बाद मैंने उन पर मतलब डाइवोर्स का केस किया और मैं उनसे अलग हुई। लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे 1 रुपया नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने, क्योंकि वो ANM थी अधिकारी वहाँ पर, तो उनकी सारी डॉक्टरों से पहचान थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को पागल डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा बेटा तो पागल है, वो कुछ भी पैसा नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे फादर बहुत संतुष्ट हैं और मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेके, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वहाँ से मैं सिर्फ 2 कपड़ों में आ गई। सारा सामान छोड़ के, सारा सब कुछ छोड़ के मैं अपनी माँ के घर आई। लाइफ चलने लगी, फिर से जॉब कर ही रही थी मैं तो। लेकिन कहते हैं ना कि ठोकरें लिखी थी मेरी लाइफ में, उस टाइम समझ जाती तो शायद और अच्छा होता मेरी लाइफ में। फिर से मेरी एक फ्रेंड जो स्कूल में ही पढ़ाती थी मेरे साथ, वो बोली कि दीदी अभी आपकी एज ही क्या है, आपके बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, 2017 की बात है। तो कहने लगी आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। तो मैंने यही बोला, मैं एक शादी से तो इतना बड़ा धोखा खा के बैठी हुई हूँ, तो मैं कैसे ये डिसीजन ले सकती हूँ और मैं कैसे किसी पे विश्वास कर सकती हूँ कि वो मेरी बेटियों को अपनाएगा। उसने मेरी प्रोफाइल डाइवोर्सी मैट्रिमोनियल पर बनाई, बहुत प्रोफाइल चेक करी, कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा था। लोग मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे बजाय मेरी बेटियों में। लेकिन कुछ टाइम बाद एक प्रोफाइल सामने आती है जिसका नाम ब्रिजेश पटेल। उस प्रोफाइल में क्या था, खुद को अनमैरिड बताया गया, खुद को रॉ का बंदा बताया गया। मुझे भी लगा कि देश के लिए समर्पित है। इवन खुद का बैकग्राउंड इतना अच्छा बताया गया। बात किया मैंने उससे, फर्स्ट टॉक में ही मैं उससे इम्प्रेस हो गई और वो मुझ में इंटरेस्ट की वजह मेरी बेटियों को ज़्यादा बोल रहा था कि बच्चियां मुझे बहुत प्यारी हैं, छोटी हैं, ये वो, मतलब ढेरों बातें चली हम लोगों की। इवन मेरे पेरेंट्स से भी उसकी बातें हुई, मेरे भाई से भी हुई। उसने इतना इम्प्रेस कर लिया, 1 साल के अंदर हम लोग को, 1 साल तक हम लोग का बात चला कि मतलब हमें लगा कि वो जो बता रहा है वो सब कुछ सच है। जब शादी के लिए हम लोग बोलते तो बोलता आज मेरा मिशन कहीं थाईलैंड में चल रहा है, कहीं बैंकॉक में चल रहा है, कहीं कुछ, मतलब इस तरीके से कि आज मुझे यहाँ भेजा जा रहा है। और जो भी वो मिशंस हम लोगों को सुनाता था, सब ऐसा लगता था कि हाँ सामने ही कुछ घटित हो रहा है। और मेरे फादर तो एक प्राउड फील करने लगे थे उस पर कि चलो देश के लिए सेवा कर रहा है। तो इतना कुछ सर्च नहीं किया। जब वो साल भर बाद आया विदिशा फर्स्ट टाइम, तो हमसे शादी की उसने गायत्री मंदिर से। तो मेरे मदर फादर बोले भी कि आपके मदर फादर नहीं आए, तो बोलने लगा कि अभी वो लोग आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि खुद की सिस्टर को उसने कनाडा का बताया था और मदर फादर को उसके फादर की जॉब उसने नेवी में बताई थी। तो मतलब सब इतना अच्छा बैकग्राउंड था, तो उसने यही बोला कि अभी वो लोग सब बाहर हैं कनाडा में, तो अभी वो नहीं आ सकते, जब आएंगे तो हम मंजू को लेकर जाएंगे। तो वो मुझे वहीं छोड़कर घर पर ही वो खुद चला गया। हमको तो यही मालूम कि वो बॉम्बे का रहने वाला है। काफ़ी टाइम बाद, मतलब कंटिन्यूसली फ़ोन पर वो मेरे साथ बना था, लेकिन मैं उससे बोलती कि कब आओगे। जब करवा चौथ का टाइम आया, वो मनहूस रात, 2019 की बात है। उस रात एक लड़की के सपने भी होते ना, तो मैंने अपना पूरा गोल्ड पहना,
उसके सामने अलमारी में से निकाला और रात को उतार के रख दिया। और वो इंसान उसी रूम में सो रहा था। वो कब मेरा गोल्ड पूरा उठा के ले गया मुझे पता भी नहीं चला। कब पता चलता है? जब 8-9 दिन बाद दिवाली आई, जब मैंने वो अपना जेवर का डब्बा निकाला तो उसमें कुछ भी नहीं। मैं जस्ट शॉक्ड कि मेरे रूम तक तो कोई आता ही नहीं। और हमारा खुद का ज्वेलरी का बिजनेस है मेरे फादर का, तो सवाल ही नहीं उठता कि घर से ऐसा कोई भी कर सकता है। तो घर में सिर्फ मेरे मदर, फादर और मेरी बच्ची और हम। मैंने उससे पूछा फोन लगा के, तो बोलता है कि क्या तुमने हमें चोर समझ रखा? मैंने कि नहीं, आप ही लेकर गए हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि वो ही आदमी मेरा गोल्ड लेकर गया। उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं काफ़ी रोती रही। और इसी बीच एक घटना और हुई मेरे साथ कि मैंने इसको कॉल किया और इसका कॉल कोई और बंदा उठाता है। और मैंने उससे बोला कि मैं ब्रिजेश की वाइफ बोल रही हूँ विदिशा से। तो वो बोलता है कि आप ब्रिजेश की वाइफ विदिशा से? पहले ब्रिजेश की वाइफ तो माधवी पटेल है। इतना सुन के मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कि नहीं भैया, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं ब्रिजेश की वाइफ हूँ और उसने बाकायदा मुझसे शादी करी है। विदिशा आके कहले नहीं, आपको कुछ मैडम गलत फहमी हुई है। कहले मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ। बंदा अच्छा था, शायद ईमानदार था। उसने मुझे जो बातें बताई फिर फ़ोन करके मेरे पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई। और मैं सोचने लगी कि शायद इतनी बुरी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ मैं कि मेरे भाग में ना हस्बैंड का सुख है, किसी तरह का कोई सुख नहीं है। वो इंसान शादीशुदा था, उसके 2-2 बच्चे थे, उनके साथ वो रह रहा था। और वो करता क्या था? वो कोई रॉ का बंदा नहीं था, कोई रॉ का नहीं। वो सिर्फ एक मैकेनिक था महिंद्रा कंपनी में, और रहने वाला कहाँ का था? गांधीधाम, गुजरात। अब हिम्मत नहीं थी कि घर वालों को कैसे बताएं कि फिर से आपकी बेटी के साथ क्या हो गया। मदर फादर एज्ड, पापा 75+, मम्मी 70+। आज पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ दोबारा ऐसा हो गया तो वो क्या पता जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत डर लगा, सहती रही, नहीं बताया। वो इंसान मुझे इतना टॉर्चर कर रहा था फ़ोन कर करके। मैंने उससे कहा ठीक है, आपने जो मेरे साथ किया है मैं चुप, आप अपनी वाइफ के साथ हो, आप वहाँ रहिए, मैं अपने रह रही हूँ अपना बेटियों के साथ, अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं। पर वो इंसान नहीं माना। उसने मुझे इस कदर टॉर्चर किया, मेरी सोशल मीडिया पे गंदी गंदी आईडी बनाना, मेरी बेटी की आईडी बनाना, इवन पोर्न साइट पे मेरा नंबर डालना। इतने गंदे गंदे लोगों के कॉल्स आते थे मेरे पास कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और ये बातें मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, बहुत दुखी हो चुकी थी। इवन ऐसा सोच लिया था कि अब मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि मैं जमाने को कैसे फेस करूं। मैं डिप्रेशन में जाने लगी, बहुत परेशान होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान है। मैं जब क्लास लेती थी तो मेरे पास विदिशा कलेक्टर पंकज जैन सर, उनकी बेटी मेरे पास सीखने आती थी और उनकी मदर इन लॉ भी पेंटिंग सीखती थी मेरे से। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला, क्योंकि मैंने उससे सारी बातें शेयर करी कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बोलती है कि आप कलेक्टर सर को जानते हो? कल आप नहीं बता सकते, किसी को मत बताओ, लेकिन पर्सनली कलेक्टर सर को कॉल करो। मैंने हिम्मत करके उनको कॉल किया, उन्हें सारी कहानी बताई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सर, वरना मैं सुसाइड कर लूँ। उन्होंने मुझे समझाया, कहला मैडम आप आओ ऑफिस, कहले हम एसपी सर को बुलाते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं ताकि आपका नाम भी किसी को पता ना चले आपके साथ क्या हुआ है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलती करी है। सिर्फ लाइफ को अच्छे से ही जीना चाहा ना, और कौन नहीं चाहता। मीटिंग हुई, मैंने मम्मी पापा को भी बता दिया कि इतना कुछ हो गया है। फिर मेरा भाई मेरे साथ गया, वहाँ एसपी सर को बुलाया,
सारा मीटिंग हुआ, उस इंसान को पकड़ा गया, FIR हुई और वो गांधीधाम गुजरात में मिला, उसको पकड़ कर लाए। केस चल रहा है गाइज अभी भी, 1.5 साल से वो जेल में बंद है, जमानत अभी रिसेंट हुई है। मैं शून्य पर आ गई थी, मेरा मकान चला गया था, मेरा गोल्ड चला गया था, मेरा सब कुछ चला गया था। सिर्फ 2 बच्चियों के साथ मैं अपने मदर फादर के साथ रह रही थी। मैंने मेहनत की, शून्य से फिर से मेहनत की, सिर्फ 2 साल पहले अच्छा खासा फिर से जमने लगा मेरा काम, क्योंकि जानते तो सभी लोग थे मेरे को। और पिछले साल 2022 में जब मैंने द कश्मीर फाइल मूवी देखी, तो अंदर से कहते ना आर्टिस्ट लोग बहुत इमोशनल होते हैं, और वो ही मेरे साथ है। उसका कवर पिक देखा तो मैंने डिसाइड किया कि इसका कवर पिक मैं अपने ही ब्लड से बनाऊंगी। मैंने कंपाउंडर को बुलाया, अपना ब्लड निकलवाया और ब्लड से मैंने उसका पूरा कवर पिक बना दिया। एक सिटिंग में बनाना था क्योंकि क्लॉटिंग हो रही थी ब्लड की। जब बनके पेंटिंग तैयार हुई दोस्तों, सुबह मैंने अपनी माँ को दिखाया, फादर को दिखाया, उन्होंने सोचा कलर से होगी। मैंने जब बताया कि मम्मी ये मैंने अपने ब्लड से बनाया, मम्मी पहले तो शॉक, फिर बोलती हैं बेटा तुम्हारे चरण कहाँ हैं, बताओ हम छू लें। फिर ये वीडियो पूरा जो मैंने पेंटिंग का बनाया था, एक्चुअली क्या हुआ, मेरी बेटी ने मेरा चैनल बना दिया था यूट्यूब पर कोरोना के बाद, तो मैंने उस पर डाला, लेकिन वो पेंटिंग वहाँ से वायरल नहीं हुई। मेरे ही पहचान के एक शख्स थे, उन्होंने वो पेंटिंग देखी और उन्होंने वो कब न्यूज़पेपर में निकलवा दी, और वो भी फ्रंट पेज पर। जैसे ही वो पेंटिंग न्यूज़पेपर में आई, वो रातों रात वायरल हो गई। खुद विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, इतने कॉल्स आने लगे, मतलब वो दिन मेरे लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं खुश हूँ कि रो भी रही थी, खुश भी हो रही थी कि जो छप्पड़ फाड़ के मुझे खुशी मिली थी इतने सालों बाद, कि नाम तो था, विदिशा में नाम था। और जो लोग मुझसे कन्नी काटने लगे थे ना, ये सब सुन के कि जो मेरे साथ हुआ था, वो लोग भी मेरे से हाथ मिलाने लगे आके। तो दोस्तों ये है वो पेंटिंग जो मैंने अपने ब्लड से बनाई थी। इससे मुझे पूरे इंडिया में फेम मिला, और मतलब मैं बहुत खुश भी हुई कि चलो भगवान ने मेरी सुनी, तो आज मैं जो डिजर्व करती थी इतने सालों से, आज मुझे वो पोजीशन मिली। बहुत अच्छा लगा, काम भी निकल पड़ा, बाहर के लोग मुझसे कनेक्ट हुए, ऑनलाइन भी हुए, ऑफलाइन दोनों तरीके से। मतलब मेरा क्लासेस में अच्छा खासा मतलब स्टूडेंट्स की ग्रोथ होने लगी। सुबह से शाम मैं सिर्फ पेंटिंग्स क्लास, बस इसी में जो ऑर्डर के काम है इसी में लगी रही। लेकिन इसी बीच 9 जून 2022 मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड राधिका मिष्टी के पापा, उनका तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब था। हमें कुछ पता नहीं चला, ना ही किसी ने खबर करी। लेकिन जब मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, तो मैं मतलब कहते ना कि अटैचमेंट तो था, हस्बैंड तो था ना, भले ही डाइवोर्स हो गया था, कुछ अच्छी यादें भी थी उसके साथ। बहुत डिस्टर्ब हुई मैं, रात में मुझे पता चल गया था, पूरी रात नहीं सोई। काश ये बंदा टाइम से सुधर जाता, क्योंकि इतनी कम एज थी उसकी, 42 ईयर का था, तो शायद लाइफ कुछ और होती। मैंने राधिका को, जो सो रही थी, उसे पता भी नहीं था, दोनों बच्चे आराम की नींद सो रहे थे, सुबह सुबह की बात थी। मुझे उन दोनों को देख के इतना रोना आया कि इनके फादर अब इस दुनिया में नहीं है और ये लोग चैन की नींद सो रहे हैं। मैंने राधिका को जगाया कि राधिका उठ। राधिका ने मेरा चेहरा देखा, बोलती मम्मी क्या हो गया। मैंने कहा बेटा अब तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। वो भी घबरा गई, बच्ची है, कहती मम्मी मुझे अभी जाना। इनके हाँ बेटा चल रहा है, चलो। गई मैं वहाँ, मेरी बच्ची क्या बोलती है आप लोग को बताओ। कहती है माँ मैं अपने फादर का अंतिम संस्कार करूँगी।
इतनी छोटी उम्र 15 साल की, मैं डर गई। कहने लगी उन्होंने तो अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया हमारे प्रति, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो जरूर हम निभाएंगे। बेटी ने अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके वो लड़की आती है घर पर और अपना कोचिंग का बैग उठाती है, वो सीधे कोचिंग पहुंच जाती है। जिसके पापा की अभी डेथ हुई है, जिसको वो अग्नि देकर आ रही है, वो लड़की अंदर से कितनी स्ट्रांग होगी, मतलब मेरे से भी कहीं ज्यादा। और वो अपनी कोचिंग चली जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो ये मेरी छोटी बेटी मिष्टी है और ये राधिका। ये लोग हमेशा मुझे साथ देते हैं, बल देते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये बिलीव नहीं करोगे, ये चुटकी बोलती है मेरे से, माँ मैं वीडियो बनाऊंगी और काफ़ी पढ़ूंगी भी, बहुत पैसा कमाऊंगी, आप हमेशा खुश रहा करो, टेंशन में मत रहा करो। साथ में बैक कैमरा ये रहती है, कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आती क्योंकि इसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं लाती, 11th क्लास में है। लेकिन पूरा बैक कैमरा ये मेरा साथ देती है, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, वीडियो अपलोड करना, सब कुछ ये करती है। कर्मों की तो सज़ा मिलती है, चाहे देर सवेर हो। उस इंसान ने कभी हम लोग के साथ अच्छा नहीं किया तो भगवान ने उसके साथ क्या किया, और जो दूसरी बार भी मेरे साथ घटित हुआ उसके साथ भी क्या हुआ वो भी मैंने आप लोगों को बताया। और जो मेरे साथ घटित हुआ लाइफ में, वो भी मेरे ही कर्मों की सज़ा मुझे मिली है। कि काश मैं अपने मदर फादर की, मेरे ब्रदर की बात मान लेती तो शायद मैं आज कहीं बहुत अच्छी जगह होती। लेकिन खैर, आज मुझे इतनी सक्सेस मिली, उसमें ही मैं खुश हूँ। और आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो मैं डेफिनेटली और आगे भी जा पाऊँगी।